गोपालपुर नाम के गांव में मधु अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव में उसका एक राज कचौरी का ठेला था। मधु बहुत ही स्वादिष्ट राज कचौरी बनाया करती थी, जिस वजह से आसपास के गांव के सभी लोग यहाँ पर राज कचौरी खाने आया करते थे। कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति को गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके बाद उसने घर संभालने के लिए राज कचौरी बेचने का काम शुरू किया। क्या बात है? अब मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तो इस तरह उदास क्यों बैठी है? माँ, तुम ना बाजार में राज कचौरी बेचती हो तो मेरी क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम सबकी मम्मी पापा इतने बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं और तेरी मम्मी बाजार में राज कचौरी बेचती है। और जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मेरा वहां पर पढ़ने का मन नहीं करता, तुम मेरा दाखिला किसी और स्कूल में करवा दो। अरे बेटा, ऐसा कुछ बच्चों की वजह से तू अपनी पढ़ाई का नुकसान मत कर। मैंने तेरा दाखिला वहां पर इसलिए करवाया क्योंकि वह स्कूल बहुत ही अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तू वहां पर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो। तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। लोगों का क्या, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों पर ध्यान देना है या नहीं। तू सब उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दे तो वो भी कुछ समय बाद तुझे ये सब बोलना बंद कर देंगे। जा अब जल्दी से स्कूल चली जा, वरना फिर तुझे देरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप दोनों कहती हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। रिंकी की मम्मी और दादी उसे समझा बुझाकर स्कूल भेज देती हैं। मधु अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। उसके बाजार में पहुंचते ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ दीदी, आप आ गई। मैं बहुत देर से आपकी राज कचौड़ी के इंतजार में यहाँ पर खड़ा हुआ था। मेरी भतीजी तो जब तक आपके हाथ की राज कचौड़ी नहीं खा लेती तब तक वह घर में उदम मचा कर रखती है। आपकी राज कचौड़ी के अलावा सुबह सुबह उसे खाने में तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। सही कहा भैया। वैसे तो मैंने भी जगह जगह की राज कचौड़ी खाई है, लेकिन जो स्वाद मधुबन की हाथ की बनी राज कचौड़ी में है वो स्वाद कहीं और नहीं मिलता। आपकी राज कचौड़ी की दही इतनी ज़्यादा ताज़ी होती है और चटनियाँ भी इतनी स्वादिष्ट होती हैं। उसके बाद उसके अंदर आप जो सब चीज़ें डालती हैं उनका स्वाद भी एकदम लाजवाब होता है, लाजवाब। ग्राहकों को मधु के हाथ की राज कचौरी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन मधु की तरक्की देखकर उसके आसपास वाले उसे बहुत छूते थे। जब से ना इस मधु ने यहाँ पर अपना राज कचौरी का ठेला लगाना शुरू किया है ना, तब से तो लोगों को मुझसे कचौड़ी सब्जी खरीदनी ही बंद कर दी है। सुबह में जितनी कचौड़ी और सब्जी बनाकर लाती हूँ, उसमें से आधी कचौड़ी भी शाम तक नहीं बिक पाती। इसकी वजह से मुझे हर महीने नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है। अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है बहन। अगर इस मधु का ठेला यहाँ पर रहा ना, तो हमारा काम अभी पहले की तरह बहुत अच्छा चल रहा होता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि लोगों को थोड़े बहुत पैसे देकर इसका ठेला तोड़वा दूं। कम से कम डर के मारे फिर से ये अपना ठेला तो नहीं लगाएगी यहाँ पर। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हम लोग अब इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस अब कदम उठा लेना चाहिए। अब दोनों मधु का ठेला तुड़वाने के लिए एक आदमी को ढूंढती हैं और मधु का ठेला तोड़ने के लिए पैसे दे देती हैं। देखो भैया, हमने तुम्हें पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन हमारा काम जरा अच्छी तरह से करना। उसका ठेला तोड़कर इस तरह डरा देना कि वो फिर से कभी भी यहाँ पर ठेला लगाने की हिम्मत ना करे। अरे आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने राजू को जो काम सौंपा है वह राजू बहुत अच्छे से करेगा। अगले दिन समोसे वाली कचौड़ी वाली अपना ठेला जल्दी बंद करके घर चली जाती हैं। अब मधु वहां पर अकेली थी, जो अपने ठेले पर राज कचौरी बेच रही थी। जब थोड़ी देर बाद उसके पास ग्राहकों की भीड़ कम हो जाती है, तो राजू अपने हाथ में डंडा लिए वहां पर आता है। मैंने सुना है कि जब से तूने यहाँ पर अपना ठेला लगाना शुरू किया है तब से बाकी लोगों के ठेले तो यहाँ से बंद होते जा रहे हैं। तुझे ऐसा क्या लालच है जो तू अपने काम के चक्कर में दूसरों का काम बंद करवा रही है? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं भला किसी का काम क्यों बंद करवाऊंगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। ये ईमानदारी वाला काम ना, अपन को समझाना मत। अपन को तेरे खिलाफ शिकायत मिली है कि तेरे वजह से बाकी लोगों का काम ठप होता जा रहा है, और अपन इस एरिया का दादा है दादा। मेरे एरिया के दुकान वालों को तेरी वजह से परेशानी हो रही है, इसलिए चुपचाप अपने ठेलों को यहाँ से हटा ले और कल्टी मार यहाँ से।
अरे भला ये कैसी दादागिरी है? इंसान का काम उसकी मेहनत से चलता है, किसी दूसरे की वजह से कभी किसी का काम खराब नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने ठेले को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैं तो सोच रहा था कि तू समझदार है, आराम से अपना ठेला यहाँ से हटा लेगी, लेकिन तू तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। लगता है तू जानती नहीं कि जो राजू की बात नहीं मानता उसके साथ क्या होता है। मैंने एक बार तुझे मौका दे दिया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। राजू अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से बुरी तरह मधु के ठेले को तोड़ने लगता है। मधु बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और उसके ठेले को बुरी तरह से तोड़ देता है। समझाया था ना तुझे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार तो मैंने तेरे ठेले को तोड़ दिया, लेकिन अगली बार मुझे फिर से यहाँ पर तेरा ठेला दिखाई दिया तो तेरे ठेले के साथ साथ तेरे घर में आकर भी तेरी तोड़ फोड़ करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरा पति अपाहिज है, इसलिए मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। ये सब देखकर मधु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर पर जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी सासू माँ को भी बहुत चिंता हो जाती है। अरे बहू, ये सब क्या हो गया? अरे तेरे ठेले को किसने तोड़ दिया और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अरे कुछ तो बोल। मधु रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। ए भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, इन लोगों में जरा भी दया धर्म नहीं है। बेचारी मेरी बहू आराम से बाजार में एक ठेला ही तो लगा रही थी, उसमें भी लोगों को सहन नहीं है। अरे इसके ठेले को तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी माँ जी? मेरे पास तो कमाई का सिर्फ एक यही जरिया था। मुझे उस गुंडे ने धमकी दी है कि अगर मैं फिर से अपना ठेला वहां पर लगाया तो हमारे घर में आकर भी तोड़ फोड़ करेगा। मैं अपने घर वालों पर कोई भी आँच आने नहीं देना चाहती। वैसे भी किशोरी जी की तबीयत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन्हें इस बारे में कुछ पता चल गया तो वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तू भी ना चिंता मत कर, कहीं अगर हमारे सामने एक रास्ता बंद होता है तो नए 4 रास्ते भी खुलते हैं। उसने तेरे ठेले को तोड़ा है तेरी हिम्मत को नहीं। तू अपना काम करके दूसरा कोई रास्ता जरूर मिलेगा, बस तू हिम्मत मत हारना। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मधु को थोड़ा हौसला मिलता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर अपने टूटे हुए ठेले की मरम्मत करती है। उसके बाद वो राज कचौरी बनाने का सारा सामान लेकर अपने ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल जाती है। जब वह दूसरे गांव जाती है तो वहां पर अपने कुछ ग्राहक भी मिल जाते हैं। अरे दीदी, आज आप हमारे गांव में राज कचौड़ी बेचने आ गई। मैं तो अभी आपके यहाँ राज कचौड़ी खाने ही आने वाला था। अच्छा हुआ कि आज आप हमारे गांव में आ गई। अरे भाई, अब तो मैं रोज रोज गांव में घूमकर ही राज कचौरी बेचा करूंगी। बाजार में राज कचौरी बेचना मेरे लिए ठीक नहीं है। वहां का गुंडा मुझे परेशान करता है। कल तो उसने मेरा ठेला भी तोड़ दिया। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने ठेले की मरम्मत करके यहाँ पर राज कचौरी बेचने आई हूँ। क्या ये आप क्या कह रही हैं दीदी? इतनी हिम्मत किसकी हो गई जिसने आपके ठेले को तोड़ दिया? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की या नहीं? नहीं भैया, अगर मैंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो वो न जाने मेरे परिवार के साथ क्या क्या करेगा। मैं उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। नहीं दीदी, अगर आज आपने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की तो वह कल फिर से किसी और के साथ ऐसा करेगा, और उसने आपके साथ जो किया उसके लिए उसको सजा तो मिलनी चाहिए। वह आपके परिवार को कुछ नहीं करेगा। अगर एक बार आप हिम्मत दिखाओगी तो वह खुद व खुद आपसे डर जाएगा। हाँ दीदी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग सब आपके साथ हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अकेले पुलिस स्टेशन जाने में डर लग रहा है तो हम सब आपके साथ चलेंगे। आप खुद को अकेला मत समझिए दीदी। इतने सारे लोगों के सहयोग को देखकर मधु को बहुत हिम्मत मिलती है। वो उन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर राजू के खिलाफ वहां पर रिपोर्ट लिखवाती है। मधु की शिकायत के बाद पुलिस जल्दी से राजू को पकड़कर थाने ले आती है। तो पता चलता है कि ये सब राजू उन दोनों समोसे और कचौड़ी वाली ने करवाया था। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अपने ग्राहकों के सहयोग से मधु फिर से बाजार में अपना ठेला लगा पाती है और उसका ठेला अब पहले से भी और जोरों शोरों से चलने लगा था। एक छोटे से शहर में निर्मला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपनी 2 छोटी बेटियों सपना और मालती के साथ रहती थी। वो दोनों अभी बहुत ही छोटी थी, तभी उनके पिता की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी निर्मला के ऊपर आ जाती है। उसके घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे
वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। वो बेचारी इतनी गरीब थी कि उसके पास एक वक्त का खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो कुछ काम करने की सोचती है। उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और वो बड़ी निराश हो जाती है। एक दिन वो पड़ोस में नीलम के घर काम मांगने जाती है और कहती है, अभी तो मैं तुझे क्या बताऊं, पर हाँ, घर में मेहमान आने वाले हैं। तू एक काम कर, तू मेरा खाना बना दे और मैं तुझे 200 रुपये दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, बताओ क्या बनाना है। ऐसा कर, फ्रिज में मलाई चाप रखी है, वही बना दे, और इसके अलावा जो तुझे ठीक लगे। जब नीलम निर्मला के हाथ की मलाई चाप चखकर देखती है तो उंगलियां ही चाट लेती है। वाह, क्या मलाई चाप है, मैंने ऐसी मलाई चाप आज तक नहीं खाई। क्या सच में इतनी अच्छी बनी है? सच में निर्मला, तुम्हारे हाथ की मलाई चाप का तो जवाब ही नहीं। तुम अपने लिए काम ढूंढ रही थी ना, तुम मलाई चाप बनाकर ही बेचना शुरू क्यों नहीं कर देती? यकीन मानो, सब तुम्हारी मलाई चाप बहुत पसंद करेंगे। नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती, क्या बुराई है? देखो, दूसरों के घर पूरा दिन बर्तन घिसने से भी इतनी कमाई नहीं होगी जो मलाई चाप बेचकर हो जाएगी, और किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अपना काम इज्जत से करोगी और अपनी बच्चियों को भी देख सकोगी। पर ये सब कैसे हो पाएगा? अरे सब हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो, और थोड़े पैसे मैं भी उधार दे दूंगी। आप बहुत अच्छी हो मालकिन, अगर आप साथ दोगी तो मैं जरूर ये काम शुरू करूंगी। निर्मला घर जाकर ये बात अपनी दोनों बेटियों को बताती है। दोनों बेटियां ही सुनकर बड़ी ही खुश होती हैं और वो अपनी माँ का साथ देती हैं। सबकी मदद से निर्मला सब कुछ इंतजाम कर लेती है। आज मेरी दुकान का पहला दिन है, तो मैं जल्दी से घर का सब काम निपटा लेती हूँ और जाकर दुकान लगाऊंगी। माँ देखना, आज कैसे आपकी दुकान के आगे ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। बस भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए। फिर निर्मला जल्दी से अपना घर का सारा काम जल्दी खत्म कर लेती है और फिर बाजार जाकर मलाई चाप का सामान खरीद कर ले आती है और जल्दी से मलाई चाप बनाने में लग जाती है। और जब उसकी मलाई चाप बनकर तैयार हो जाती है तो वो उसे एक ठेले पर रख कर बेचने के लिए निकल जाती है और एक जगह चौराहे पर अपना ठेला खड़ा करके आवाज लगाकर मलाई चाप बेचना शुरू कर देती है। मलाई चाप खा लो, मलाई चाप, ताजी ताजी स्वादिष्ट मलाई चाप, जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। बेचारी निर्मला बहुत देर तक आवाज लगाती रही, पर कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आता, जबकि निर्मला ने अपनी मलाई चाप के बहुत कम दाम रखे हुए हैं, फिर भी कोई उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। ये देख निर्मला बहुत दुखी हो जाती है। बहुत देर हो गई और अभी तक कोई भी मेरी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आया। ऐसे तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाऊंगी। हे भगवान, तू कुछ तो कर, कोई तो मेरी दुकान पर आकर मलाई चाप खाने आए। निर्मला बहुत देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है, पर कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आता और जिससे वे और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से न जाने कैसे करके मलाई चाप बनाने का सामान खरीद लाई थी और वो भी नहीं बिकी। अब पता नहीं क्या होगा। निर्मला अभी ये सोच ही रही थी, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी मलाई चाप खाने के लिए आता है। बहन जी, एक प्लेट मलाई चाप कितने की दी है? 20 रुपए प्लेट। अच्छा, एक प्लेट मलाई चाप लगा दो। ये सुनकर निर्मला खुश हो जाती है। चलो, कम से कम कोई तो मलाई चाप खाने आया। फिर वो उस आदमी को एक प्लेट मलाई चाप खाने के लिए लगा कर देती है और जैसे ही वो आदमी मलाई चाप खाता है, मलाई चाप तो अच्छी है। फिर वो उसकी मलाई चाप के पैसे देता है। ये रहे आपके पैसे। वह आदमी पैसे देकर चला जाता है और फिर निर्मला आवाज लगाकर मलाई चाप बेचने लगती है। मलाई चाप खा लो, मलाई चाप, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मलाई चाप, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। निर्मला के बार बार आवाज लगाने पर भी कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने के लिए नहीं आता है, जिससे निर्मला का मन दुखी हो जाता है और अंदर ही अंदर वो रो रही थी। इतनी मेहनत से मैंने ये मलाई चाप बनाई थी, पर कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आया। अब मैं घर जाकर सपना और मालती से क्या कहूंगी। इसी तरह निर्मला मलाई चाप बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है। शाम होने को आई है और अभी तक सिर्फ एक ही प्लेट मलाई चाप बिकी है। लगता है कोई नहीं आएगा। फिर वो अपना ठेला लेकर अपने घर जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी दोनों बेटियां उसका उतरा हुआ चेहरा देखती हैं तो उससे कहती हैं, माँ क्या हुआ, मलाई चाप नहीं बिकी? ये सुनते ही निर्मला रोने लगती है। नहीं नहीं, कोई भी मेरी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आया, अब क्या होगा? माँ परेशान ना हो, क्या हुआ जब कि मलाई चाप कोई खाने नहीं आया?
देखना कल कोई ना कोई दुकान पर जरूर मलाई चाप खाने आएगा। हाँ माँ, कल देखना आपकी दुकान पर आपकी बनी स्वादिष्ट मलाई चाप खाने कोई ना कोई जरूर आएगा। दोनों बेटियां अपनी माँ को समझाने में लगी हुई थी। फिर कुछ देर में रात ही होने वाली थी, तो वह सभी खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह निर्मला फिर से बाजार जाती है और मलाई चाप बनाने का सारा सामान लेकर आती है और मलाई चाप बनाने लगती है। और जब उसकी मलाई चाप बनकर तैयार हो जाती है तो वो उसे ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकल जाती है और आवाज लगाकर बेचना शुरू कर देती है। मलाई चाप खा लो, मलाई चाप सिर्फ 20 रुपए प्लेट, जो खाएगा बार बार आएगा, जल्दी आओ मलाई चाप खाओ। निर्मला बड़ी देर तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है। वो देखती है कि सभी आसपास की दुकानों पर कुछ न कुछ खाने जा रहे हैं, पर कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने के लिए नहीं आता। निर्मला मलाई चाप बढ़िया बनाती थी, फिर भी उसकी दुकान पर कोई भी मलाई चाप खाने के लिए नहीं आता था, जिससे वो निराश हो जाती है। मेरी इतनी अच्छी मलाई चाप बनाने पर भी कोई मेरी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आता। सभी लोग दूसरी दुकानों पर ही खाने जा रहे हैं। हे भगवान, कुछ तो कर, नहीं तो मेरी बेटियां और मैं भूखे मर जाएंगे। अब तो मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। निर्मला को सुबह से दोपहर हो जाती है, पर कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने के लिए नहीं आता है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। और इसी तरह उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर उसकी कोई भी कमाई नहीं होती। आज भी कोई कमाई नहीं हुई। ये दोनों बेटियां मेरे घर पे इंतजार कर रही होंगी। और फिर जब उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता तो वह अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। और जब उसकी दोनों बेटियां उससे पूछती हैं, माँ आज भी कोई नहीं आया? माँ आज भी कोई कमाई नहीं हुई? हाँ, आज भी कोई कमाई नहीं हुई। कोई बात नहीं माया, आज कमाई नहीं हुई तो क्या पता कल हो जाए। सपना और मालती अपनी माँ को समझा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, तो निर्मला रसोई में जाकर खाना बनाती है और फिर सभी के साथ मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह निर्मला उठती है और जो भी उसके पास पैसे बचे थे वो उनसे मलाई चाप बनाने का सामान लेकर आती है और मलाई चाप बनाकर ठेले पर रखकर बेचने निकल जाती है और जाकर फिर से आवाज लगाती है, मलाई चाप खा लो, मलाई चाप सिर्फ 20 रुपए प्लेट। आज भी निर्मला को सुबह से दोपहर हो जाती है, कोई भी उसकी दुकान पर मलाई चाप खाने नहीं आता। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि एक यूट्यूबर होता है और वो देखता है कि निर्मला की दुकान पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा। सभी लोग उसके आसपास की दुकानों पर ही खाने जा रहे थे। ये देख उसे निर्मला पर बड़ा ही तरस आता है और वो उसकी दुकान पर पहुंच जाता है और अपना कैमरा चालू करके वीडियो बनाने लगता है। एक प्लेट मलाई चाप मिलेगी क्या? हाँ हाँ मिलेगी ना। तो लगा दीजिए 1 प्लेट मलाई चाप। फिर निर्मला जल्दी से उस लड़के को 1 प्लेट मलाई चाप लगाकर दे देती है। ये लो भैया आपकी 1 प्लेट मलाई चाप। और जैसे ही वो लड़का मलाई चाप खाता है और वो कहता है, वाह, क्या मलाई चाप है। आंटी, आपने तो बहुत ही अच्छी मलाई चाप बनाई है। आज से पहले मैंने ऐसी मलाई चाप कभी नहीं खाई। आपको मलाई चाप इतनी अच्छी लगी तो आप 1 प्लेट और खा लीजिए। पर आंटी, मेरे पास एक और प्लेट खाने के तो पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही खा सकते हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। और वैसे भी मेरी मलाई चाप बहुत सारी बची हुई हैं, इसलिए तुम ये खा सकते हो। ये सुनकर उस लड़के को दुख होता है और फिर वह उससे उसके बारे में पूछने लगता है। जब उसकी वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो वो उसे बताता है, आंटी, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने आपकी वीडियो बनाई है। क्या मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड कर सकता हूँ? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं भैया, भला मुझे क्यों एतराज हो सकता है। फिर वो लड़का वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और फिर उसे काफी व्यूज मिलते हैं। और अगले दिन जब निर्मला अपना ठेला लेकर मलाई चाप बेचने के लिए आती है तो कुछ ही देर के बाद उस ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है और ये देख वो हैरान होती है, ये क्या, आज मेरी दुकान पर इतने सारे लोग मलाई चाप खाने के लिए आए हैं। तभी वे सभी उससे मलाई चाप मांगने लगते हैं। बहन जी 1 प्लेट मलाई चाप देना। और मुझे भी 1 प्लेट चाहिए। देखते ही देखते निर्मला की सारी मलाई चाप बिक जाती हैं और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। ये देख निर्मला बहुत खुश होती है, आज तो मेरी सारी मलाई चाप बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। जब मैं घर जाकर सपना मालती को बताऊंगी ना तो वो दोनों कितना खुश होंगी। पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ अचानक से कैसे हो गया। फिर वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों को बताती है। ये सुनकर उसकी दोनों बेटियां बड़ी ही खुश होती हैं। अरे माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी बनाई हुई मलाई चाप सभी को पसंद आई और कमाई भी तो कितनी अच्छी हो गई।
अब हम भूखे नहीं सोएंगे। फिर निर्मला सब समझ जाती है कि ये सब उसी लड़के की वजह से हुआ है जो यूट्यूबर था। और फिर उस दिन के बाद से सभी लोग निर्मला को मलाई चाववाली के नाम से ही जानने लगते हैं।